सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के हिंदू सेशन को डिस्कस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आए हैं। तो देखो, टॉपिक्स आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफेंस ऑफ एक्सपोर्ट, ये तो पहले का है। मतलब इतने सारे 2 पेज में तो टॉपिक्स ही आपके लिखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पॉस्को एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो ये जो पहला टॉपिक है, इफ़ यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक, तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेक्स्ट में, वो देखेंगे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये टॉपिक देखेंगे। रोबोटिक्स, म्यूल्स एंड हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी इन द आर्मी, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस के कंटेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे। मिस्टीरियस सिस्मिक इवेंट्स एंड इट्स ओरिजिन, साइंस टेक और ज्योग्राफी का टॉपिक है। राइनोसोरस पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन चैलेंजेस, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। इंडिया चाइना रिलेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आईआर और इकोनॉमी का टॉपिक है। और फिर नेक्स्ट देख लो, एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल एंड इंटरनेशनल लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इंडिया ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन, एक टॉपिक ये है। तो ये आपका, जैसे इस बार भी मेंस में प्रश्न था, इंडिया ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस पेपर 3। कैलिफोर्निया डीप फेक बिल, साइंस एंड टेक का टॉपिक है। ओशियन एसिडिफिकेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन मैराइन लाइफ, दिस इज अगेन लिंक्ड विथ एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। ठीक है, फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो यहाँ पे देख लो कि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनवायरमेंट विल ट्रांसफॉर्म सोसाइटल फैब्रिक। ठीक है, ये आपका टॉपिक। अगर आप देखोगे तो 2-3 हफ्ते पहले, मतलब मेंस से पहले, जो जीएस पेपर 4 है उससे पहले 3-4 मतलब 2-3 वीक पहले मैंने आपको निबंध का टॉपिक दिया था एआई और इथिक्स पे। चाहे तो आप देख सकते हो क्योंकि यूट्यूब में है, और सेशन है। जैसे हर सैटरडे को मैं आपको निबंध देता हूँ, तो जिससे पहले लास्ट निबंध जो मैंने आपको दिया था, लास्ट वीक था शायद, तो उसमें इफ़ विल फाइंड जो निबंध का टॉपिक है वो एआई और इथिक्स के बीच में, जो कि यूपीएससी ने जीएस पेपर 4 में पूछा है। अभी मैं फर्स्ट माय टारगेट इज़ कि मैं आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन दूं। जैसे जीएस पेपर 1 का पूरा सॉल्यूशन, मॉडल आंसर्स आज आपके आ जाएंगे, ऐसे जीएस 2, जीएस 3, फिर जीएस 4 पर भी हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद आई विल शो माय परफॉर्मेंस कि किस तरीके से सेशंस से प्रश्न आए, भर भर के आए हैं, वो भी मैं आपको शो करूंगा। तो पर्पज़ इज़ जस्ट टू पता हो कि ठीक है कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, है ना, जिससे कि आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर सको, समझ सको कि अच्छा ठीक है, यहाँ से कंटेंट हमें मिल रहा है, एग्ज़ाम के प्रति रेलेवेंस है, वो सारी चीज़ें। और सारे जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा आप उसको चेक कर सकते हो क्लासेस के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल आई एम प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन, तो अभी मैंने अभी वो शेयर नहीं किया है, बट आप में से काफ़ी लोगों ने 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही शेयर कर दिए हैं कि सर देखो, इस दिन आपने ये पढ़ाया था, इस दिन ये पढ़ाया था। तो द पॉइंट इज़, देखो जो लोग नए हैं तो इस चीज़ को हो सकता है आप ये माइंड पे लो, यार सर कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन देखो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट का रेलेवेंस कितना है, क्योंकि फिर उसी डायरेक्शन में अगर आपका ट्रस्ट है तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे और उससे आपका समय बच जाएगा। दूसरी जगह पे आप फोकस, मतलब जैसे आपने ऑप्शनल एथिक्स और इन सब में अच्छा फोकस आप कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 9057921649 ये नंबर है। उसके बाद आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपना आंसर सेंड कर दें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये जो कोर्स है आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ठीक है, ये मैंने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया है। सो इफ़ यू कैन सी हियर, तो कोर्स ऑन कंप्लीट एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इसमें एआरसी रिपोर्ट भी है, आज 50% ऑफ है। कोर्स में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको वेट नहीं करना, आपने ज्वाइन किया और क्लासेस शुरू कर देना है। पूरा नोट्स डाल दिया है, पूरे नोट्स मतलब कंटेंट जो है आपका पूरा पीडीएफ सारा डाल दिया, 3 लेक्चर डाल दिए, एआरसी रिपोर्ट का जो वीडियोस है वो भी डाल दिया। मतलब आप आज ज्वाइन करोगे तो आज से अपना कंटेंट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डाल दिया है। तो ये मतलब आज ज्वाइन करोगे तो आज कमिंग 7-8 डेज़ में अपना आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप जो है पूरे तरीके से सेशन को ज्वाइन करते हो, जो कोर्स है उसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, 250 नंबर है आपका, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान में रखना। बाकी ऐसे का कोर्स है, ये भी 140+ मार्क्स है। तो मॉडल ऐसे आज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड ऐसे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके लिए सब कुछ के लिए आपको सौरभ पांडे सीएसई ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना है, सौरभ पांडे सीएसई ऐप। कोई क्वेरी है तो फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये सारे कोर्सेस है, बुक सीरीज, करंट अफेयर, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, ऐसे का कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी पर। अभी साइबर सिक्योरिटी का और सोसाइटी वाला डोंट वरी, इसका भी कंटेंट तैयार है। जैसे इथिक्स वाले का पूरा वीडियो भी डाल दिया, उसके बाद आपको नोट्स भी डाल दिया, और उसके बाद आपके लिए जो एआरसी वाला जो रिपोर्ट है इथिक्स एंड गवर्नेंस, वो भी मैंने आपको डाल दिया है।
तो कुछ नहीं, बस स्टार्ट कर देना पढ़ना। ज्वाइन करने के लिए आप ये रीड कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और या विजिट करो saurabhpandeyupsc.com। उसमें आपको जो है यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फ्रंट पेज है, उसमें पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ जो फर्स्ट टॉपिक आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेक्स्ट में है। और इस पर थोड़ा सा जैसे ऐसी चीज़ों को, जैसे यू आर राइटिंग अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी, जैसे इस बार एक प्रश्न आया था एंड PIL के कंटेक्स्ट में प्रश्न था, और उसमें बोला गया था कि उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत मतलब मोस्ट पावरफुल संस्था है विश्व की, बन रही है बिकॉज ऑफ द पाई, ऐसा वेन यू आर राइटिंग इट लाइक है ना, इसके बारे में आप लिख रहे हो, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो कि PIL के थ्रू सामाजिक लेवल पे जो चैलेंजेस हैं उसमें किस प्रकार का जो पॉजिटिव रोल है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्ले किया जा रहा है, दैट इज़ अ बिग थिंग। उस चीज़ को आप जो है हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। मेरी वॉइस क्लियर है? तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यू कैन सी हियर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो भी डिसीजन जो दिया है ऑन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल और क्रिमिनल लाइबिलिटी, अगर कोई व्यू करता है, डाउनलोड करता है, स्टोर करता है ऐसे कोई भी मटेरियल जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसका, किस एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट है और IT एक्ट आपका है, इसके तहत जो रूलिंग है ये लाइक कई सारे जो इंटरेक्शन है विद चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल, इसको क्राइम के रूप में कंसिडर किया। मतलब इवन अगर कोई देखता भी है, उसके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोडेड भी है या स्टोर करके भी रखता है, तो उसके खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा ज़रूरी भी है, बिकॉज देखो जो लोग मान लो देखते हैं या स्टोर करते हैं तो दे आर क्रिएटिंग डिमांड, और उस वजह से फिर जो लोग सप्लाई कर रहे हैं तो वो दे विल क्रिएट सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये ज़रूरी है कि बोथ है, मतलब दोनों को जो है इसके प्रति जिम्मेदार किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को हाईलाइट की गई। तो ये अभी जैसे देखो यहाँ पे भी अपील की गई थी चिल्ड्रन अलायंस अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग, जिसमें हाई कोर्ट मिस्टेक की उसने कंक्लूड किया था कि कोई प्राइवेट व्यू कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है ये क्राइम नहीं है। तो ये इसके खिलाफ आपका जो चिल्ड्रन अलायंस राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस है, उसने जो डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके खिलाफ आप कह सकते हो कि आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो है वहाँ पे चीज़ें पहुंची थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का डिसीजन आपका दिया। तो यही चीज़ इस पर मेंशन है, इसको आप रीड कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट है, और ये आज के ही टॉपिक है, यानी ये कल के टॉपिक्स हैं। तो इसको फिर मैं सेशन को रिकॉर्ड करके आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टॉपिक भी अगर आप देखोगे तो न्यूज़ वाला जो पेज है वहाँ पे इफ़ यू कैन फाइंड, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है कि दैट इज़ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की अगर बात किया जाए तो ये जो एक्ट है, कमेंट सेक्शन में बताओ किस साल इस एक्ट को लेकर आया था। लेकिन ये जो एक्ट, ये जो लॉ है, स्पेशल पावर देती है किसको, आर्म फोर्सेस को, कैसे, ऐसे एरिया को जो डिस्टर्ब्ड कंसिडर किए जाते हैं। एम क्या है इसका, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, जहाँ पे भी मान लो टेररिज्म है या इंसर्जेंसी जैसी स्थिति है, यहाँ पे इस एक्ट के तहत किसी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, वारंट के बिना किसी सर्चिंग की जा सकती है, फोर्स का यूज़ किया जा सकता है, एंड इवन लीथल फोर्स का, जैसे मान लो कहीं पे ये लगता है कि ये अटैक कर सकते हैं, या फिर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे वेपन्स और ऐसा कुछ है। उसके बाद ड्यूरेशन इनिशियली एनफोर्स फॉर 6 मंथ, फिर बार बार फिर उसको रिन्यू किया जा सकता है, पहले स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए, फिर इस चीज़ को रिव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा इफ़ यू सी इसका जो एक्सटेंडेड कुछ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम में, जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में ऑनगोइंग प्रेजेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, अब इस पर बातचीत चल रही है, लाइक है ना, सर्टन रीजन से लाइक स्पेशली जम्मू कश्मीर से विड्रॉ किया जाए। ह्यूमन राइट्स कंसर्न भी रेज किए जाते हैं, कई बार कहा जाता है आर्म फोर्सेस के द्वारा एब्यूसेस ऑफ पावर, एलिगेशंस जो है ये लगाया जाता है। अब ये शब्द आपको मतलब मेंशन करना है कि एलिगेशन ऐसा कहा जाता है कुछ के द्वारा। उसके बाद कुछ पब्लिक प्रोटेस्ट भी कुछ जगह पे रहता है, और यहाँ पे जैसे कुछ स्टेप्स लिए गए, ईरा शर्मिला हंगर स्ट्राइक जो है मणिपुर के अंदर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत के लिए किया गया था। एंड वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम ऐसा सब सारी वॉइसेस वी कांट इग्नोर, तो वो भी सारी चीज़ें हैं, है ना। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भले कुछ भी हो, लेकिन वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वॉइस। तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर और वो सब चीज़ें भी देखना
पड़ता है। दूसरा आप देखोगे कि रीजनल इम्पैक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कुछ लोकल कम्युनिटी के द्वारा, डिबेट भी इस पर चल रहा है कि इसका रिलेवेंस क्या है, नेसेसिटी क्या है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई कि यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, आर्म फोर्सेस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेकर आना, एंड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए। तो ये शब्द आप देखो, ऐसे टॉपिक्स में जब भी हमें लिखना है उस पर शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, बहुत मैटर करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात जो है वो भी आपकी हाईलाइट की गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। मैं फिर बता देता हूँ, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पूरा कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और उसमें कंटेंट डाल दिया। आपको वेट नहीं करना, आज ज्वाइन करोगे, आज से ही पूरा, पहले 7 मॉड्यूल्स हैं, 8 मॉड्यूल्स हैं, सबके नोट्स से पहले उसको रीड करो, फिर वीडियोस को देखो, और एआरसी रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस उसके वीडियो भी डाल दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको, आपको 10 दिन बाद कोर्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, कंटेंट अपलोडेड है, नोट्स अपलोडेड है, आपको सिर्फ देखना शुरू कर देना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके कर सकते हैं आप लोग, अब मिस नहीं करना। आज जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके 50% ऑफ रहेगा, तो आप उसको अपना ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल जो है वो दिसंबर तक में उन सब चीज़ों को कवर करना जिसको मैंने आपको प्रॉमिस किया था। जैसे ऑप्शनल जो कि 500 नंबर है, इथिक्स जो आज कर दिया, ठीक है, आज लॉन्च हो गया, जिसमें कंटेंट और सब है। ऐसे लॉन्च कर दिया, 1000 नंबर हो गए। बाकी धीरे धीरे सोसाइटी वाला मॉड्यूल है, साइबर सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल, वो भी ऑलरेडी लॉन्च है, उसका कंटेंट भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। अक्टूबर के एंड तक पूरा कंटेंट उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा फिर कुछ और चीज़ें जो स्टैटिक पार्ट की हैं, एआरसी रिपोर्ट का एक सेपरेट कोर्स भी आएगा। तो ऐसे ऐसे करके 1200 मार्क्स मेंस के आई हैव टू कवर। फिर जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट है वो फिर मैं आपको धीरे धीरे उसकी चीज़ें आती रहेंगी। तो ये ध्यान में रखें कि आप भी इन चीज़ों को करो, सेल्फ स्टडी करो, और नोट्स आपको मिल रहे हैं। जैसे इथिक्स 250 नंबर अगर आप अभी पढ़ लोगे, फिर आज की इस बार इथिक्स का जो अगर पेपर देखोगे तो इस पर बढ़िया ट्रेंड एक देखने को मिला है कि कुछ कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पर भी इथिकल एप्लीकेशन, एआई का और इथिक्स को कंबाइन किया है, ग्लोबल वार्मिंग और इसको कंबाइन किया है। तो वो थोड़ा सी कुछ चीज़ें हैं, कंटेक्स्ट है कि अगर आपको आइडिया है तो आप अच्छा लिख सकते हो। तो ये भी है ना। तो इथिक्स का जैसे अगर आप एक बार सारे टर्म्स क्लियर हैं, चीज़ें क्लियर हैं, तो कोई कोटेशन है, कुछ है, तो उसको आप लिख सकते हो आप अपना बढ़िया तरीके से। जैसे इस बार भी जो मैंने कंटेंट बनाया उससे सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। पहले ही बना रखा था, बच्चों से शेयर भी कर रखा था, तो वो आप पहले ही सारा कंटेंट आप कह सकते हो कि उसको आप अच्छा से अगर पढ़ा है तो आप पेपर अच्छा कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगेन आई एम सेइंग कि 50% आज आप इथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाले कोर्स में 50% आपका ऑफ है, और कंटेंट पूरा अपलोडेड है, मतलब आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, वीडियोज़ और आएंगे, वो आपको मिल जाएंगे इसी वीक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोबोटिक म्यूल्स एंड हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि डिफेंस जो है, डिफेंस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये रोबोटिक म्यूल्स, मतलब आप मानो कि जो ऐसा रोबोट बने होते हैं, ऐसे चलते हैं, तो ये लगभग 100 यूनिट्स हमने ली है। यहाँ पे हर वेदर में ऑपरेट कर सकते हैं, 15 kg तक का सामान ले सकते हैं। टेरेन अडेप्टेबिलिटी इनका है, जैसे वाटर क्रॉसिंग्स या स्टेप हिल्स यहाँ मूव कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में वर्क कर सकते हैं। तो आप हाईलाइट कर सकते हो कि देखो डिफेंस के अंदर क्या रोल जो है, या इवन बॉर्डर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उस पर भी इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं, इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। अब इसका ट्रायल भी चल रहा है, सपोर्ट एंड मूवमेंट का। लॉजिस्टिक जो ड्रोन्स है उनका एम ये है कि लॉजिस्टिक्स हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, जो लॉजिस्टिक्स देखो बहुत ऊपरी इलाके में होता है तो वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते हैं, और यहाँ पे मशीनरी के माध्यम से चीज़ों कैसे हम पहुँचा सकते हैं। नई डिज़ाइंस हैं, हाई एल्टीट्यूड टेंट्स बनाए जा रहे हैं, टेम्परेचर मान लो इवन -40 डिग्री है तब भी वो रह सके, मान लो हमारे सोल्जर्स जो रहते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को देखते हुए इन टेंट्स को भी डेवलप आपका किया जा रहा है। कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी प्रपोज्ड है। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, लाइक है ना, लाइक ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्यों है, जो चाइना का लगातार प्रेजेंस है, जो खास तौर से जो हिमालयन रीजन है या ऐसे इलाके में जो चाइना अपने प्रेजेंस को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा था, उसको काउंटर करने के लिए हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के माध्यम से भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। उसमें एक एग्जांपल आप जो है रोबोटिक म्यूल्स की बात कर सकते हो, और साथ में कई सारे जो इनोवेशंस हम लोग जैसे ये कोट कर सकते हो कि टेंट्स हैं, हाई एल्टीट्यूड टेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं और म्यूल्स हैं, इनको भी हम साथ में लेकर
आ रहे हैं। तो इसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये भी है कि इसका इम्पैक्ट बहुत है कि हम ट्रुप्स से कनेक्टिविटी जैसे चीज़ें पहुँचानी है ट्रुप्स तक, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो सकती है। और उसके बाद इसके अलावा जैसे कई जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, उसमें अडाप्ट किया जा सकता है। उसके अलावा कई ट्रायल्स भी किए गए, लेह दौलत बेग ओल्डी दुर्बुग रीजन है जो कि काफ़ी हाइट में है, इनका भी है। और इनका इवेल्युएशन हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से क्या हम चीज़ों को अडाप्ट यहाँ पे हो सकती है कि नहीं। फिर एक्सट्रीम वेदर कैपेबिलिटीज़ पर भी फोकस आपका किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखोगे मिस्टीरियस सिस्मिक इवेंट्स एंड इट्स ओरिजिन। ये टॉपिक साइंस वाले पेज के अंदर है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सारी जो मेहनत है ना वो सारा कंटेंट बनाने में हो गया है। अब जैसे मान लो मैं इसी चीज़ को बहुत एक्सप्लेन कर करके आपको बोलने को तो मैं एक टॉपिक को 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन आई वांट कि देखो आपके सामने पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाने में क्योंकि न्यूज़पेपर में इस तरीके से नहीं आया है, और ये सारा कंटेंट न्यूज़पेपर और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके है। तो क्योंकि ये सारा कंटेंट आप चाहो तो साइंस वाले पेज में देखोगे तो यू कैन फाइंड इट, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंटेंट साइंस के अंदर है, जैसे साइंस वाले पेज में है। और टू द पॉइंट कंटेंट, आपको नोट्स बनाने की भी कोई मेहनत नहीं करनी है। तो मेरा ये है कि 40, जैसे आज बहुत ज़्यादा टॉपिक है, हो सकता है 35-40 मिनट 45 मिनट टाइम लग जाए, उस टाइम पीरियड में आपका कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। और ये चीज़ हमें फोकस करनी, मतलब कुल मिला के आपका समझ में भी आ जाए और आपको रीडिंग के लिए मटेरियल होना चाहिए। अगर इसी चीज़ को 4 घंटे 2 घंटा आपको करना पड़े तो कोई लॉजिक इस चीज़ का नहीं बैठता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ट्रस्ट आप कर सकते हैं और सेशन को देख के थोड़ा अंडरस्टैंड डेवलप कर लो, और धीरे धीरे ये जो PDF है इसके माध्यम से पढ़ो। करंट अफेयर का नया बैच आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो यहाँ पे देखते हैं मिस्टीरियस सिस्मिक इवेंट्स एंड इट्स ओरिजिन। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा कुछ दिखा था, लाइक है ना, सिस्मिक मतलब जो भूकंप की स्थिति, ऐसा कुछ स्थिति, तो ये कुछ डिटेक्ट की गई थी मतलब पिछले साल, और 9 दिन तक ये चला था। और ये कहा गया था कि ये जो स्थिति है, ये जो सिस्मिक इवेंट हुआ था, ये किसी अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं था, ये भी कहा गया। और कई जो सिस्मिक स्टेशंस, मतलब जो ऐसा अर्थ के नीचे इवेंट्स हो रहे हैं, उसको ग्लोबली इसको नोट भी किया गया था। अब यहाँ पे कहा गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी बोली कि लाइक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। टिपिकल अर्थक्वेक जो ट्रिमर्स होते हैं उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसमें जो स्थिति रहती है उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में ये जो सिस्मिक वेव्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी में देखने को मिला। तो उनको लगा कि यार ये कुछ और ही कारण इसका हो सकता है, ये अर्थक्वेक तो इसका कारण नहीं है। सो ये कहा गया कि इनिशियली अनक्लासिफाइड सिस्मिक ऑब्जेक्ट के रूप में से क्लासिफाई किया गया। और ये भी कहा गया कि हो सकता है इसके, लाइक ये भी कहा गया कि मैसिव लैंडस्लाइड या डिक्सन फजॉर्ड ग्रीनलैंड, यहाँ पे इसकी वजह से ये जो इवेंट हुआ, इसकी वजह से एक मैसिव लैंडस्लाइड आपकी इस जगह पे हुई। फजॉर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि जैसे मान लो कि इस टाइप से कोई पहाड़ी इलाका है, आप चाहो तो गूगल में इमेज देख लेना, और यहाँ वैली टाइप बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पानी उस पर भरा हुआ है ऐसा, ठीक है। ये पहाड़ी सा है और ये पूरा वैली टाइप एरिया है। तो यहाँ पे फजॉर्ड शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, UPSC में पूछा भी गया है। तो ये कहा गया कि यहाँ पे कहा गया कि पॉसिबल क्या है कि जो लैंडस्लाइड हुई थी और डिक्सन फजॉर्ड ग्रीनलैंड, वो एक उसकी वजह से हुई। फिर पॉसिबल इसके लिए कॉजेज बोला गया कि हो सकता है कि कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया हो बिना बताए, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन का एक रीज़न बताया गया कि वॉल्केनिक इरप्शन की स्थिति हो सकती है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर न्यूक्लियर टेस्ट है तो देखना किसने बिना ऐसे जो है पूछे न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो इस चीज़ पर भी थोड़ा नज़र बना के रखनी है। कई सारी मतलब रिसर्चर्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिस्मिक डेटा देखते हुए, सैटेलाइट की इमेज देखते हुए, फजॉर्ड वाटर लेवल मॉनिटर किए जा रहे हैं। फजॉर्ड का आप इमेज देख लेना, आइडिया हो जाएगा। जो टोपोग्राफी है पूरा, जो ज़मीन का वो है, उसका मैपिंग पूरा करते हुए नज़र बना के की जा रही है। उसके अलावा वेव्स का नेचर क्या है, जैसे मैंने बताया सिंगल फ्रीक्वेंसी है इसकी, और अर्थक्वेक में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आपकी होती है। तो ये है। फिर उसके बाद लाइक रिवर्बेशन फेडेड स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, मतलब धीरे धीरे जो वेव्स हो रही है फिर धीरे धीरे फेड कर रही हैं, स्लो डाउन हो रही हैं, अनलाइक अगर अर्थक्वेक से कंपेयर किया आपका जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये मतलब इस पर आपके रिसर्च चल रही है। इसके अलावा देखो यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, फजॉर्ड एंड मेगा सुनामीज। ये एडवांस टॉपिक है ज्योग्राफी की। इस साल भी अगर 2024 का मेंस देखोगे तो उसमें भी ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न आए हैं वो सब हमने डिस्कस किए। मैं आपको शो करूँगा स्क्रीनशॉट के साथ। क्लाउड बस थोड़ा अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया हुआ है, और भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वो मैं आपको विद स्क्रीनशॉट शो करूँगा।
ठीक है। पहले सॉल्यूशंस पहले हम लोग डिस्कस कर ले। जैसे आज जीएस पेपर 1 का सॉल्यूशन आपको 12:15 बजे शेड्यूल्ड है, एक बार देखो, ठीक है। फिर खुद लिखने की कोशिश करो कि आपका लेवल किस तरीके से है। फिर अपना वो डायरेक्ट सॉल्यूशन, फिर पीडीएफ भी डालूंगा। ऐप के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगा, मतलब सौरभ पांडे सीएसई ऐप डाउनलोड करना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा जो सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। सेशन के बाद वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक टॉपिक हमें एक्स्ट्रा देखना है, फजॉर्ड की डेफिनेशन। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बाय ग्लेशियर्स एरोडिंग अ वैली बिलो द सी लेवल। तो इसको थोड़ा सा आप इमेजिन करो, वैसे मतलब चाहो तो गूगल में टाइप कर लें, जैसे पहाड़ी थोड़ा सा इलाका है और बगल में ग्लेशियर टाइप है वो, है ना। तो वो जो ग्लेशियर टाइप है वो पिघला और जो वैली है वो सप्रेस हुई और उसमें पानी टाइप भर गया, तो वो फजॉर्ड की स्थिति बनती है, ठीक है। उसे फजॉर्ड, चाहे एक बार इमेज देख लो, दैट विल हेल्प यू। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर इरोडिंग अ वैली बिलो द सी लेवल। जो वैल्यू है इरोड होती है और नीचे चली जाती है। फॉर्मेशन प्रोसेस में देखोगे यू शेप्ड चैनल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो कि अब मान लो मेरा सर है, ये पहाड़ है और इसके चारों तरफ यू शेप्ड वैली बनी हुई है, पानी भरा हुआ है, वो फजॉर्ड है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कहा गया कि ये सिस्मिक इवेंट हुआ है, लाइक है ना, इसकी वजह से वाइडे स्टोहॉर्न पीक, ये आपका लीडिंग टू अ रॉक आइस एवलांच। रॉक आइस एवलांच का मतलब कि पत्थर और आइस का एक जो बर्फ़ वाला, बर्फ़ एक तरीके से आप कह सकते हो, पत्थर और आइस जो है उसका एवलांच। एवलांच मतलब जो बहुत सारा बर्फ़ एक साथ लैंडस्लाइड, बर्फ़ की लैंडस्लाइड आप मानो, तो वो ऑब्जर्व किया गया है। और अगर वो पानी पे, जैसे सपोज करो कि बहुत ज़्यादा पानी पे अगर इतना सारा लैंडस्लाइड गिरेगा, जैसे अगर आप बाल्टी के पानी में भी थोड़ा पत्थर डालो, वेव्स जनरेट होती हैं, तो ऐसे ही अगर बहुत सारा ऐसा मटेरियल और ये सब चीज़ें फॉल करेंगी पानी में, सो दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज, ये दिस विल रिजल्ट इनटू दैट वी कंसीडर कि एक सुनामी टाइप जनरेशन हो सकता है। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि हो सकता है कि ये जो इवेंट है, बिकॉज ऑफ दैट इवेंट जो मेगा सुनामी है, वैसी स्थिति भी देखने को जो है मिल सकती है। मेगा सुनामी जो मैसिव वेव्स कॉज होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी अगर रिप्लेस होता है तो वेव्स जनरेट होती हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि देखो समुद्र एक अलग चीज़ है, बहुत बड़ा एरिया है, बट ये फजॉर्ड वाले एरिया में वेव्स टाइप जनरेट होगी तो उसी जगह पे सीमित रहेंगी। बट क्योंकि आप कह सकते हो कि कम एरिया है तो वहाँ पे वेव्स भी जो है जनरेट होंगी, इम्पैक्ट भी थोड़ा हायर हो सकता है, ये भी आपका है। तो डैमेज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कहा गया एला आइलैंड जो वहाँ पास में लोकेटेड है उसमें कुछ रिसर्च फैसिलिटी अफेक्ट हुई है, ये भी कहा गया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि फजॉर्ड क्या है, फजॉर्ड में किस तरीके का जो है मेगा सुनामी स्थिति आ सकती है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो सुनामी कॉज्ड बाय अर्थ वाइब्रेशन, ये तो ध्यान में रखना, वही चीज़ अब रिपीटेड है तो आप देख लेना। मतलब अभी फ़िलहाल क्या, जैसे अगर आप सुनामी, अगर आपसे पूछे कि सुनामी क्या होती है, सुनामी के कॉजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज, आजकल ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो सुनामी क्या होती है, सुनामी के कॉजेस क्या होते हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं ऐसे में आप ये मेंशन कर सकते हो कि फजॉर्ड में भी मेगा सुनामी जनरेट होती है। अब ये चीज़ अगर आपकी कॉपी कोई देखेगा वो एकदम इंप्रेस हो जाएगा कि यार हाँ, ये कुछ नई चीज़ जो है लिखी हुई है, नई मतलब चीज़ें जो ज्योग्राफी की एडवांस चीज़ें हैं वो मेंशनड है, ठीक है। अब आप ये मानो कि लगभग ये पूरा कंटेंट में 55 स्लाइड्स हैं, ठीक है, 55 स्लाइड्स हैं। तो आप इमेजिन करो कि 55 स्लाइड्स अगर आप रोज़ कवर नहीं करोगे कंटेंट को तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सुने। नोट्स तो देखो बनाने की मेहनत है नहीं, नोट्स तो बने हुए, इससे शॉर्ट नोट्स बन नहीं सकते हैं। नोट्स को गो थ्रू हों और रिवाइज करते रहें, और ये आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। अभी मैं आप पूरा GS 1 2 3 4 आपको शो करूँगा। 4 में तो ज़्यादा नहीं है, बट हाँ 2-3 प्रश्न मैं आपको शो करूँगा कि जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, तो एक अच्छी चीज़ है आपका। और पेपर 2 और 3 में तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, पेपर 1 में भी अच्छा खासा वेटेज है, सब कुछ आई विल शो यू। और देखो न्यूज़पेपर रीड करने और सेशन देखने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी मैगजीन या कोई कंपाइलेशन पढ़ोगे तो आपका नॉलेज वहीं तक सीमित रहता है। बट जब आप न्यूज़पेपर चीज़ें देखते हो आपके डॉट्स कनेक्ट, आज कुछ आया, आज कुछ आया, आज कुछ आया, तो मल्टीपल डायमेंशंस आपके माइंड में कनेक्ट होते चले जाते हैं। फिर उस पर किधर भी घुमा फिरा के पूछा आप आंसर कर लेते हो, ये बेनिफिट होता है। तो इसलिए चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइनोसोरस पॉपुलेशन, और यहाँ पे एंड कंजर्वेशन चैलेंजेस की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पॉपुलेशन इंक्रीज थोड़ा सा वाइट राइनोस का है वो इंक्रीज हुई है, डेटा याद नहीं रखना है। सब स्पीसीज जैसे ब्लैक एंड ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हैं, ये अनचेंज्ड है। इनके बारे में थोड़ा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वाइट राइनोज और राइनोसोरस के बारे में थोड़ा रीड कर लेना। नदन वाइट राइनोस की बात करिए, टेक्निकल एक्सटेंट है, 2 फीमेल्स बची हैं, इनके बारे में थोड़ा चाहो तो रीड कर लेना।
ठीक है। तो ये है इसके यहाँ पे मतलब डेटा नहीं बट थोड़े पॉइंट्स याद रखना। थ्रेट आप याद रखना, एक तो पोचिंग है, अगर देखा जाए मेजर थ्रेट है ना, राइनो के जो हॉर्न है उसके लिए उन्हें मारा जाता है। एनवायरमेंटल थ्रेट जो उनका हैबिटेट लॉस है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन काफ़ी आपकी अफेक्ट हो रही है। बाकी आप इस माइंड मैप से रीड कर लेना, और भी कई सारी चीज़ें इस पर मैंशन है, यू कैन रीड इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ईयर। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा टॉपिक है, एडिटोरियल का टॉपिक है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आपका आप याद रखना आपके एडिटोरियल के अंदर मेंशन्ड है। एडिटोरियल का टॉपिक आप रीड करोगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने वहाँ से भी पॉइंट्स लिए और कुछ ऐड करके कंटेंट बनाया, टू द पॉइंट आपको रीड कर लेना। ठीक है, तो इंडिया चाइना रिलेशन एंड एफडीआई की बात की गई। तो करंट सिचुएशन क्या है कि चीज़ें थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कुछ जगह पे टेंशन है ही। तो कई डेवलपमेंट्स आपका देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिस्कशन ये चल रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपका चाइना को, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया जाए। पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है, लाइक है ना, फ्रॉम लिंकिंग बॉर्डर इश्यूज, मतलब क्योंकि देखो चाइना को तो क्या है, चाइना को मार्केट और दे दो, चाइना मार्केट देगा तो वो पैसा कमाएगा, उसको बेनिफिट है उसको, है ना। तो उसको क्या है कि ठीक है पैसा कमाएंगे, कमाने के बाद में और डिस्प्यूट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वो तो है ही। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चेंज देखने को मिल रहा है ना, डिपार्चर्स फ्रॉम लिंकिंग बॉर्डर इश्यूज विद द एफडीआई पॉलिसी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट, डिपार्चर फ्रॉम लिंकिंग बॉर्डर इश्यूज विद एफडीआई पॉलिसीज, मतलब जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको बॉर्डर इशू से लिंक करने की जो एक सिस्टम है, तो थोड़ा करेक्ट करना। इस चीज़ से हम मतलब ये डिसीजन है, बट इस चीज़ से हम हो सकता है क्योंकि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हमने रोबोटिक म्यूल्स की बात की, तो हो सकता है हम इस चीज़ को लिंक दोनों को ना करें, दोनों को इंडिपेंडेंट डील करें। देखो एफडीआई इज़ अ डिफरेंट पॉलिसी, जो है जो बॉर्डर इशू है वो अलग तरीके से है। ऐसा नहीं कि आप ब्लैकमेल करो कि नहीं पहले हम बॉर्डर का इशू क्रिएट करेंगे, फिर उसको सही करने के लिए हमें एफडीआई अलाउ करो। तो ये थोड़ा सा हम इस चीज़ से हो सकता है दूर जाएँ, ऐसा पॉसिबिलिटी आपका बन जाता है। तो की इश्यूज अगर देखा जाए, जो मेजर की इशू जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि फिलहाल जैसे जो बॉर्डर है 75% रिजॉल्व है, बट यहाँ पे अभी मिलिटराइजेशन है, मिलिट्री का प्रेजेंस है। अभी देपसांग प्लेन और देमचोंग है, वहाँ पे कोई ऐसा आउटपुट आपका नहीं आया है। और पैरामीटर्स हैं कि रिलेशन कैसे किया जाए, किस बेसिस में रिलेशन थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए, उसके पैरामीटर भी आपके डिफाइंड नहीं है। और है ना, कई सारे पॉइंट्स वहाँ पे अभी पेट्रोलिंग लगातार आपकी हो ही रही है, ये भी एक है। फिर यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट कहा गया कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2024 का अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ चीज़ हाईलाइट की है, सजेस्ट किया है कि इंडिया इंटीग्रेटेड इनटू चाइना सप्लाई चेन थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे जो सप्लाई चेन है, लाइक इंडिया जो है सजेस्ट कर रहा है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ कही गई है, कहा गया है कि इंडिया इंटीग्रेटेड इनटू चाइनाज सप्लाई चेन थ्रू इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम चाइना के सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखो चाइना से हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एज अ रॉ मटेरियल के रूप में भी होती है, और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के फिनिश प्रोडक्ट भी हमारे देश के अंदर काफ़ी आते हैं, ये अगर आपको देखा जाए, है ना। तो फिर दूसरा ये भी कहा गया कि यहाँ पे लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई, जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट गैप है, मान लो चाइना ही हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट गैप है उसको मीट करने के लिए इस्तेमाल इस आर्गूमेंट को भी कई बार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इग्नोरिंग द इंटीग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द नीड फॉर इकोनॉमिक डी रिस्किंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, देखो पूरे तरीके से इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट उसके इकोनॉमिक पोटेंशियल की तरफ क्या हम जा सकते हैं वो देखना ज़रूरी है। बट अगर जैसे अभी एक डिस्कशन ये भी होता है कि जैसे सपोज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उसमें चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अभी जैसे इजराइल ने हिजबुल्ला के साथ किया कि वो पूरा हर जगह इक्विपमेंट ऐसे पहुँचा दे जिससे लार्ज पॉपुलेशन में वो जब चाहे कुछ एक्सप्लोसिव ट्रिगर कर दे या डेटा ले ले, तो ये सब जो थोड़ा सा रिस्किंग आस्पेक्ट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन थिंक कि हाँ बॉर्डर इशू और एफडीआई को हम थोड़ा सा उन चीज़ों को डी लिंक करना चाहेंगे, पहले हमें डी रिस्किंग करनी पड़ेगी, फिर हम उनको अलग तरीके से सोच सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये है, और बेनिफिट क्या है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। चाइनीज़ जो ऑफिशियल है वो उनका मानना है कि चीज़ें अभी बदली भी हैं, और की डिमांड्स उनका क्या है, जैसे चाइना क्या कहती है कि चाइना का मानना है कि देखो जो चाइना की कंपनीज़ हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। दूसरा चाइना का डिमांड है कि वीज़ा का फैसिलिटेशन होना चाहिए, डायरेक्ट फ़्लाइट्स होनी चाहिए,
ठीक है, चाइनीज़ जो जर्नलिस्ट है भारत में आए जिससे कि और वो परेशान करें। फिर उसके बाद इंडिया पोजीशन की बात करें तो इंडिया जो डिमांड्स हैं ये क्या है कि यहाँ पे मतलब ऐसी जो डिमांड्स है ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इश्यूज़ कितने हैं, क्योंकि देखो वो चाइनीज़ जर्नलिस्ट यहाँ पे आएंगे, हमारे बहुत से मान लो जर्नलिस्ट उनके साथ मिल के प्रोपेगेंडा और एजेंडा चीज़ें ऐसा करें फिर भारत को मैनेज करना, क्योंकि हम तो एक डेमोक्रेसी हैं तो हमारे लिए मैनेज करना चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो ऑल्दो ये ऐसी चीज़ों को रेस करके दिखता है कि अभी हमें अपने रिलेशंस को बहुत हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर ट्रेड डेफिसिट है काफ़ी, है ना, लाइक काफ़ी ज़्यादा है जो है ना, लाइक $105 बिलियन है 2023 में। एक्सपोर्ट में डिक्लाइन है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट चाइना का में है वो भी लगभग फ्रॉम 23 से 16 बिलियन तक हो गया है, मतलब रिड्यूस हो गया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखो बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे मान लो फार्मास्यूटिकल है उसमें एपीआईज यूज़ होती हैं, अब उस पर उसके लिए हम चाइना पे निर्भर हैं, तो ये जो निर्भरता है इसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, तो इसका भी बहुत नुकसान है। तो ऐसा मतलब जिसे हम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, इस बार भी एक प्रश्न था मेंस में अगर आप देखोगे, तो वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन की जो स्थिति है उससे हमें बचने का प्रयास जो है वो करना है। तो ट्रेड तो है ही, लेकिन और भी इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखो एक चीज़ और भी हाईलाइट की गई है कि जैसे चाहे चाइना हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, वो अपनी इकोनॉमीज़ को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसके बाद ये भी है कि जो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, इंडिया इज़ परसीव्ड एज अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये देखो ये चीज़ कही, जैसे मान लो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न, एक आज इस बार प्रश्न भी आया था ना मेंस में, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है कि जैसे भारत को चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में कंसिडर किया जाए। जैसे चाइना में बहुत सारी कंपनीज़ है, अगर चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ का रिलेशन अच्छा ना हो और चाइना उनको परेशान करेगा तो वो इंडिया में वो कंपनीज इस्टेब्लिश हो सकती हैं। तो मतलब हम एक अल्टरनेटिव के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ में हमें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर रखा, आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो फिर वही कंपनीज कहीं और चीज़ें सर्च करना स्टार्ट कर देंगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, चाइना इज़ नॉट क्लासिफाइड एज मार्केट इकोनॉमी, तो है ना, मार्केट इकोनॉमी है तो मतलब चीज़ें मार्केट के द्वारा रन होना। अब वो देखो कई बार अपने आप ही विदाउट मार्केट प्रिंसिपल अपनी करेंसी को ऊपर नीचे कर दे, अप्रिशिएट डिप्रिशिएट कर देती है, या अप्रिसिएशन है ना, तो मतलब मार्केट के प्रिंसिपल या मार्केट के कंडीशंस के बगैर अपनी करेंसी को ऊपर नीचे कर लेती है फ़ायदे के लिए। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये देखना है। दूसरा, डोमेस्टिक वैल्यू चेन की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वैल्यू चेन का मतलब क्या हुआ है कि जैसे लाइक चाइना का एक ये भी प्रयास है जो हमें कंसिडर करना है कि वो ये चाहती है कि अपने जो लोकल लेवल पे चीज़ों को डेवलप करे, फॉरेन की चीज़ों पर जो है डिपेंडेंसी रिड्यूस हो। अगर ये गोल है उसका तो हम उसको एक्सपोर्ट क्या करेंगे। अगर वो लोकल कैपेबिलिटी अपना बनाएगी तो बहुत ही कुछ ही सेक्टर्स को ओपन करेगी। हम मान लो हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये स्थिति रहेगी। तो ये चाइना, क्योंकि चाइना ही चाह रहा है कि वो अपना खुद लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को आपका बढ़ाए, ये भी है। और फिर उसके बाद ये भी है कि जो इन्हांस्ड स्क्रूटनी ऑन आउटवर्ड फ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक है जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है, जो अगर बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस पर उसकी स्क्रूटनी बढ़ाई गई है। मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी, तो चाइना का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मे नॉट कंट्रीब्यूट टू द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ये भी पॉसिबल है कि जो चाइना हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो वो बहुत ही ऐसे चीज़ों पे करे जो हमें इतना बेनिफिट ना करे। इवन हम मैन्युफैक्चरिंग अपना सेक्टर को बढ़ाना चाहे उसमें इन्वेस्ट करें तो ऐसा हो सकता है कि वो ना करे ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लो और थोड़ा सा सोचो ऐसे टॉपिक्स को, है ना, एक बार लिख के सोचा करो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न देखो बनते हैं, इन किसी किताब में आपको ये सब पढ़ने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप कहीं की भी क्लासेस करोगे। इस बार भी देखोगे तो मेंस में प्रश्न आपका आया है, ठीक है। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, क्लोजर टाई विच चाइना को डेटर ग्लोबल कंपनीज फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाइना के बहुत क्लोज जाएंगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भारत को एक अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं तो वो भारत में इन्वेस्ट ना करें। फिर उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें कि जो चाइना रिलायंस ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिड्यूस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना भले हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे लेकिन उससे इंपोर्ट चाइना से वो चीज़ें उतना ही रहती, तो हमें इतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं रहेगा। फिर कई दूसरे जो सिक्योरिटी कंसिडरेशन है, डी रिस्किंग वाली बात है, वो भी एक कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ये आप माइंड मैप के माध्यम से चीज़ों को रिवाइज फटाफट आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल एंड इंटरनेशनल लॉ, ये भी अगर आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक है, एडिटोरियल के अंदर ये मेंशन है। देखो
को टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर मुझे सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है और फिर मैं आपको अपलोड करके देता हूँ, ठीक है। तो ये आप मानकर चलो आज का न्यूज़पेपर है, आज ही के अंदर है, चाहो तो देख लेना। ये मतलब हेडिंग टॉपिक का मैं टॉपिक के हिसाब से फ्रेम कर देता हूँ, बट आप रीड करोगे तो ये इंटरनेशनल लॉ और इसके कंटेक्स्ट में एडिटोरियल में आर्टिकल है, तो उसको देख लेना। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आप समझना, देखो आर्टिकल एक आया, जैसे जो क्वेश्चन आया था ना इस बार कि PIL एक बेसिस बन गया है जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मोस्ट पावरफुल संस्था बन गई है विश्व की। तो अभी मैंने आपको बताया चाइल्ड वाला, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला, आप उसको इस आर्गूमेंट को काउंटर करने के लिए बोल सकते हो। या देखो ये वाला, देखो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है PIL को, जो कि स्टॉप आर्म्स एक्सपोर्ट टू इसराइल, इस चीज़ को डिसमिस किया कि हम इसराइल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब आप जुडिशरी के रोल को बताना चाह रहे हो तो ऐसे एग्जांपल्स थोड़ा सा लिस्टिंग कर लो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक डायरी बना सकते हैं और ऐसे एग्जांपल्स को लिख लो, और जब आपका मतलब देखो कई संस्थाएं उनसे रिलेटेड प्रश्न आता है, उनको आप कोट कर सकते हो, खासतौर से जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पे कोर्ट साइटेड फॉरेन पॉलिसी। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है। मान लो इसमें भी अगर ऑनरेबल कोर्ट कुछ कह देते तो फिर तो आप मानो कि बहुत हाई लेवल का आप कह सकते हो कि जो जुडिशल ओवर रीच की स्थिति जो है वो बन सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे नीदरलैंड और UK है, उन्होंने भी आर्म्स एक्सपोर्ट इसराइल को रोका। उसके बाद यहाँ पे जो भी है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कंसिडर किया गया, जो इसराइल का एक्शन है गाज़ा में उस कंटेक्स्ट में। लीगल फ्रेमवर्क भारत की बात करें तो जो UK का एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, ऐसा हमारे यहाँ पे ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। इंडिया का जो लॉ है वो डिफेंस एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट है आप कह सकते हो उसको रोक सकती है, सर्टेन इंटरनेशनल लॉ के बेसिस में किए जा सकते हैं। उसके बाद कुछ लीगल गैप है, मतलब लॉ के बेसिस में गैप देखने को मिल है कि मतलब यहाँ पे भारत में ऐसा कोई लॉ नहीं जो कि एकदम से कंप्लायंस के आपको ये करना ही है। गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है बेस्ड ऑन अपनी प्रायोरिटी के बेसिस में या इंटरनेशनल लॉ के बेसिस में। तो यहाँ पे है ना, तो ये एक है। तो ये जैसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, IHL का मतलब होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो यहाँ पे ये है कि अभी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो रिक्वायर नहीं करता है कि हम मतलब जैसे मान लो कि हम और देशों में ये है कि अगर हम कहीं पे एक्सपोर्ट किए करते हैं, मान लो आर्म्स एमिनेशन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो देखा जाता है कि वो जो जहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे देश की बात हो रही है, मान लो UK की बात हो जाए, तो ये देखेंगे यार कि ये जो है प्रॉपर सारे जो कंप्लायंस हैं, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ उसको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं करते तो एक्सपोर्ट को रोकने का एक उसमें ऑब्लिगेशन है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऐसा कि हम ऐसा लॉ लेकर आए कि जो कंपनी है वो अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी करना चाहे तो वो लॉ को ध्यान में रखते हुए अपने आप ही उन ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट ना करे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ पहले कई बार इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से हमारे जो डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री जो लॉज को बनाने के लिए हमने इंटरनेशनल लॉ को बेसिस जो है वो बनाया है। लेकिन देखो कई जैसा पॉइंट ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी, अब देखो फॉरेन पॉलिसी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसका काम है। तो अब उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे कि यार हम इसमें इंटरफेयर ना करें, है ना, क्योंकि कई कंसिडरेशन होते होंगे। फिर इंटरनेशनल लॉ ऑन आर्म्स ट्रेड, तो इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ इंटरनेशनल लॉ बाइंड्स इंडिया। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि मान लो कि अगर भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी उसका ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पर क्या असर पड़ता है, वही सेम आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रीड कर लेना, यही सारे जो माइंड में अपनी चीज़ें मेंशन्ड है। और जैसे आपकी एक ATT आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड है आर्म्स से रिलेटेड, कन्वेंशन आर्म्स से रिलेटेड, उसको वो डील करती है, ठीक है। तो ये आपका आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है, तो ये रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, मतलब ये भारत की ट्रीटी नहीं, इंटरनेशनल लॉ है। आर्टिकल 6 की बात करें तो इसमें कंट्रीज़ को मान लो कोई वार क्राइम्स है तो ऐसे देश को नहीं दिया जा सकता, आर्म्स एमिनेशन नहीं दिया जाता। इस पर आर्टिकल 7 है, इसमें भी पोटेंशियल अगर वायलेशन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, तो वो भी बेसिस है कि ऐसे देश को एक्सपोर्ट ना किया जाए आर्म्स एमिनेशन, ये है। सो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, नॉट अ सिग्नेटरी। भारत ATT का सिग्नेटरी नहीं है। अगर भारत ATT का सिग्नेटरी होता तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया जो है इसराइल को एक आर्म्स का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये कितना क्लैरिटी है कि इंडिया कर रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो आर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, जिसमें आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉ के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट लिखना है तो आप मेंशन कर सकते हो। फिर ये ट्रीटी बाइंडिंग नहीं है भारत को। कुछ ATT प्रोविजंस हैं वो आप कह सकते हो कि जो इंटरनेशनल कुछ कस्टम जो लॉज हैं उसमें विजिबल भी है।
अब यहाँ पे जैसे कुछ दूसरे जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जैसे एक आपका जिनीवा कन्वेंशन है, वो भारत पे बाइंडिंग है क्योंकि भारत भी इसका हिस्सा है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है, मानवता से रिलेटेड जो लॉज हैं, तो भारत को उसको रेस्पेक्ट करना, वो ऑल दो इंडिया रेस्पेक्ट करता है, बट अब इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करके बताने की कोशिश की है। बट थोड़े से पॉइंट्स है कि आपको आइडिया रहे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे हम ICJ कहते हैं, उसमें उसकी रूलिंग देखा जाए तो स्टेट्स नॉट टू सप्लाई वेपन्स इफ देयर इज नॉलेज दैट दे विल वायलेट द कन्वेंशन। अगर जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन होता है तो ऐसे देश को वेपन सप्लाई नहीं किया जा सकता। ICJ का भी हम हिस्सा ही हैं। इसके बाद कई दूसरे ओपिनियंस भी है, दूसरे को ओपिनियन हमें फिर उसका डोमेस्टिक लॉ की बात करें, यहाँ पे आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है और फॉरेन ट्रेड एक्ट है। तो यहाँ पे भी इन एक्ट के माध्यम से ड्यूटी नॉट टू सप्लाई वेपन इफ दे कुड ब्रीच IHL ऑब्लिगेशंस। हमारी जो डोमेस्टिक लॉ है जिसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और फॉरेन ट्रेड एक्ट जो हमारे देश का है, तो उसमें भी ये चीज़ है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज है उनका ऑब्लिगेशंस को हम या उसके द्वारा जो चीज़ कही गई है उसको हम ब्रीच नहीं कर सकते या हम उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, आप मानकर चलो बोलने में भी हालत ख़राब हो जाती है और कवर भी सारे करने होते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 टॉपिक अपने मन से उठाए और वो मैंने आपको बोल दिया। अब यही एक रीज़न है कि क्वेश्चन इतने अधिक सेशन से आते हैं। मैं आपको शो करूँगा सारे, ठीक है। अब वो क्या होता है कि अब एक ट्रेंड चला है कि सब कह रहे हैं सारा क्वेश्चन PIQ से है, सारा इधर से है, सारा उधर से है। तो देखो जो PIQ से है तो उससे कोई बात नहीं, सब लोग जो उन्होंने PIQ के फ़ायदा हो, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो देखना है ना कि कहाँ से है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है तो उस चीज़ के भी सोर्सेस थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो वो पूरा एनालिसिस मैं सामने आपको रखूँगा। अब देखो आज का जो टाइम है ना, वो ये नहीं है कि जैसे एक जो एनालिसिस मेंस का पेपर का रखता है कि इतना हिस्ट्री से है, इतना ज्योग्राफी से है, इतना इकोनॉमी से है। जो आजकल पुराने ज़माने के जो टीचर्स हैं वो कर रहे हैं, मतलब पुराने टाइम से इस चीज़ को किया जा रहा है, इतने क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, इतना इकोनॉमी से आए, इतने इससे आए। देखो अब जो है इसके बियॉन्ड एनालिसिस आपको करना है कि अगर हिस्ट्री से आए तो कहाँ से आए, ज्योग्राफी से आए तो कहाँ से आए, इकोनॉमी से आए तो कहाँ से आए, कितना स्टैटिक्स है, कितना कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट्स है। तो डिवीज़न अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि देखो यार अगर सोसाइटी में प्रश्न पूछ रहा है तो वो कहाँ से आए, किन चीज़ों को लिंक करके, स्टैटिक्स से कोर स्टैटिक किताब है तो कौन सी आई है, NCERT से आई कि, ये एनालिसिस जरूरी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी तो किससे कितने आए वो प्रीलिम्स तक तो ठीक है, मेंस में ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन सोर्सेस को पढ़ेंगे, अगर हमें क्लैरिटी है तो अगर हम उन सोर्सेस को पढ़ेंगे तभी हम आगे जो प्रश्न है उनको हैंडल कर पाएंगे। आई होप आप इस चीज़ को जो है एग्री करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसको देखो रीड कर लेना क्योंकि इन्होंने बहुत ही टेक्निकल बातें कर रखी हैं, बट इसमें ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 107 की इन्होंने बात की है, तो है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 107 की बात की है। तो यहाँ पे कई टर्म्स हैं, जैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, CRPC, ऐसे टर्म्स को रिप्लेस किया गया है। कोर्ट का इस सेक्शन के तहत पावर है कि जो प्रॉपर्टी है क्राइम के, उसके बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा सकता है, और है ना। उसके बाद पुलिस के पास अथॉरिटी, एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट विथ सुपरिटेंडेंट कमिश्नर अप्रूवल, है ना। जो अटैचमेंट है प्रॉपर्टी का वो SP या कमिश्नर के अप्रूवल से फिर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, यहाँ पे ये जो 107 का जो प्रावधान है उसमें कि अनलाइक PMLA कोई भी रिटर्न रीज़न, नो रिटर्न रीज़न इसमें ज़रूरत है। इमीडिएट अटैचमेंट की बात करें कि कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अनलाइक CRPC। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो कोर्ट ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू अफेक्टेड पार्टीज़। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो जो भी क्राइम है इसके तहत जो कंसिडर किया जा रहा है, तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी की है उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जो उस क्राइम से अफेक्टेड है। ये सेक्शन 107 के अंदर आपका मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी है कि PMLA जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला है उसमें रिटन रीज़न होना चाहिए, और टेम्प्रेरी अटैचमेंट मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए रखा जाता है। CRPC में ये है कि मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट का रिक्वायर्ड होता है, और जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजल ट्रायल के बाद होता है, ऐसा है। अब यहाँ पे दूसरा अगर देखा जाए एविडेंस हैंडलिंग की बात करें तो सेक्शन 497, इसके तहत फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे है कि लाइक सेक्शन 497 मैंडेट्स, मतलब इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो प्रॉपर्टी है उसका फोटोग्राफिक एविडेंस, मतलब फ़ोटो खींच के जो उसका एविडेंस के रूप में रखना। और उसके बाद यहाँ पे
ठीक है, तो ये है। उसके बाद इम्प्लीकेशंस की बात करें, लीगल इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे जो मतलब सीआरपीसी और पीएमएलए के बियॉन्ड जो ये सेक्शन 107 है, तो इसने पावर को थोड़ा एक्सटेंड किया, तो इससे जो मतलब आर्गुमेंट है कि सिविल लिबर्टी है वो अफेक्ट आपका होगा। और फिर यहाँ पे जो जुडिशरी है उसका रोल बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे विद इन द लाइक बाय द परमिशन ऑफ एसपी एंड कमिश्नर जो प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है, अफेक्टेड पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इस ऐसे केस में जुडिशियल ओवरसाइट बहुत मैटर आपका करता है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या हमें ध्यान में रखना है, दैट इज़ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी का कस्टडी जब भी ट्रायल आपका चल रहा है, पेंडिंग ट्रायल प्रोसीजर चल रहा है, तो वो देखना, मान लो कोई प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर हैंडलिंग रखना। फिर प्रॉपर्टी का डिस्पोजल, तो कंक्लूजन ट्रायल के बाद, फिर अगर मान लो कि जो भी ट्रायल है उसके बाद जिस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया तो उसको दोबारा से उसको रिस्टोर करना, अगर कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया। तो यहाँ पे सेक्शन 107 ऑफ जो बीएनएस है, यहाँ पे सो कॉज नोटिस, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो लीगल सेफगार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेफगार्ड है सेक्शन 107 ऑफ बीएनएसएस। तो यहाँ पे है ना, सो कॉज नोटिस प्रोवाइड करना। अगर ऐसी कोई स्थिति है ना, मान लो कोई पुलिस अथॉरिटी है, उसने अगर पावर को यूज़ सही से नहीं किया, तो सो कॉज नोटिस का भी प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A है। पहले यही प्रॉपर्टी राइट संवैधानिक लॉ था। फिर यहाँ पे क्या है कि जो कई सारे, जैसे मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आइडेंटिफाई करना, जो भी क्लेमेंट है ना, कोई कह रहा कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी, तो वो जो क्लेमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, है ना, तो उस पर भी कई सारे एक तरीके से चैलेंजेस हैं। तो देखो, ये कोई लीगल पर्सन है, वो इस ज़्यादा बेटर तरीके से इन चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन बस ये कुछ पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं इंडिया ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन। तो ये टॉपिक आपका भी एडिटोरियल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैंशनड है, तो आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ये जीएस पेपर 3 के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट देखोगे रुपीज़ 3 ट्रिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ठीक है, ये थोड़ा आई थिंक ज़्यादा तो नहीं है, एक बार चेक करना। और एक ना है ना, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत मैटर करता है रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें। और ऑब्जर्वेशन ये है कि इतना हमें लगभग इस टाइम पीरियड में करना पड़ेगा अपने, अगर हमें आर्थिक पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, जॉब क्रिएशन के लिए हेल्प रहेगा। गवर्नमेंट की कई पॉलिसी, जैसे नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटल डेवलपमेंट पॉलिसी है, मेट्रो रेल पॉलिसी है, ठीक है, ऐसी पॉलिसी है। तो ये अर्बन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया जा रहा है। अर्बन एरियाज़ में जो मूवमेंट है, अर्बन मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, तो उस केस में देखा जाए तो वो जो मूवमेंट है उस सिस्टम को इन्हांस करना, लगभग है ना, कई लगभग 27 सिटीज़ में मेट्रो सिस्टम बन रहा है, रेल और बस नेटवर्क आपका डेवलप किया जा रहा है। चैलेंज क्या है आपके पास, व्हाट आर द चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यहाँ पे है कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जो पब्लिक पॉलिसीज़ और लैंड मार्केट कंडीशंस हैं, वो देखना ज़रूरी है। जैसे चैलेंजेस यही नहीं, देखो अर्बनाइजेशन है, अब वहाँ पे आप देखो कहीं पोल्यूशन का इशू है, कहीं पे कंजेशन का इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे लॉन्ग वर्क होम कम्यूट है, मतलब ये है ना कि काम ट्रांसपोर्टेशन का आपको ज़्यादा ज़रूरत क्यों ज़्यादा पड़ रहा है, काम करने वाला कहीं और, रहने कहीं और रह रहे हैं, तो वो जो गैप है उसमें अगर उसमें कमी हो, जहाँ काम कर रहे हो आसपास ही रहने का हो जाए, तो इससे भी आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन पे जो बर्डन है वो बहुत ही रिड्यूस हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो बेंगलुरु में भी यही चीज़ है, लोग जाते हैं ट्रैफिक में फंसते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लैंड यूज़ और ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन को इंटीग्रेट करने की बात की, जो टीओडी पॉलिसी जो मैंने अभी हमने डिस्कस की, तो लैंड यूज़ और ट्रांसपोर्ट का जो इंटीग्रेशन साथ में करना, कि किस तरीके से अगर आप किसी जगह को अगर डेवलप कर रहे हो, अर्बन प्लानिंग कर रहे हो, तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट को भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की बात की गई है, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मोड को फॉलो करना, रोड रेल मेट्रो बस जो भी है हमें करना है। फिर है ना, तो इससे क्या होगा कि जॉब जहाँ भी करते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जहाँ लोग रहते हैं और रेजिडेंशियल डेंसिटी की बात करें, मतलब जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उसके बीच की मतलब दूरी है, तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, पर्सन थका होगा, प्रोडक्टिविटी उसकी रिड्यूस होगी। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन मतलब है और उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन बहुत लंबा जाना पड़ रहा है, तो ट्रैफिक कंजेशन और ये सब बड़े इश्यूज़ रहते हैं। तो ये है। फिर लोकल जो इकोनॉमिक और रियल इस्टेट डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, इंक्रीज रेवेन्यू फॉर पब्लिक एजेंसीज, तो ये भी है। तो कुल मिला के जैसे जैसे अगर प्रॉपर हम
मिक्स्ड लैंड यूज़ का करते हैं, तो यहाँ पे जो रेसिडेंशियल और वर्किंग जो प्लेस है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्टिविटी प्रॉपर इस्टेब्लिश करना। मूवमेंट अगर हो रहा है तो जो मान लो मेट्रो से ही हम लोग मूव कर रहे हैं तो जो मेट्रो है वो भी उसकी अर्निंग होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रॉपर चीज़ों का कमर्शलाइजेशन हो सकता है, अर्निंग हो सकती है ना, एक तरीके से। और जो लोग हैं अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी। अब ऐसा नहीं वो ट्रैफिक कंजेशन में फंसे हैं तो वो फिर फ्रस्ट्रेटेड होंगे और वहाँ जाके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर गुस्सा निकालेंगे अगर वो बॉस है तो। नेक्स्ट देखते हैं कैलिफोर्निया डीप फेक बिल की बात करें तो डीप फेक आप सभी को पता है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कि किसी का भी वॉइस और ये सब क्रिएट किया जा सकता है, पर्सन को दिखाया जा सकता है जो वो नहीं है, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि हाल में ही किस कैलिफोर्निया यूएस में है, किसने किया, तो यूएस कैलिफोर्निया में इस बिल को लेकर आया गया है। एंड यहाँ पे रेगुलेट करना डीप फेक टेक्नोलॉजी को, खासतौर से इलेक्शन के दौरान, ठीक है, इलेक्शन के दौरान में इस डीप फेक को करना और प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये बैन ऑन इलेक्शन रिलेटेड डीप फेक्स जो होंगे उनको बैन करना, जो है ना यहाँ पे अनऑथराइज डिजिटल रेप्लिका मतलब किसी का भी फेक चीज़ क्रिएट करना उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब उस चीज़ को रोकना, और सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट करना, ये इस बिल के अंदर हाईलाइट आपका किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मैराइन लाइफ, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो ओशियन की बात, ओशियन एसिडिफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मैराइन लाइफ। तो ओशियन एसिडिफिकेशन, देखो इसमें एक पॉइंट आप याद रखना, जैसे समुद्र के पानी में H2O है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड ऑन होगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगी। तो इससे जैसे एटमॉस्फेयर में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो पानी के साथ मिलके एसिड बना सकती हैं और दैट विल रिजल्ट इनटू ओशियन एसिडिफिकेशन, और इससे जो जीव हैं समुद्र के अंदर दे विल बी अफेक्टेड। सो यहाँ पे उनका जो एसिडिक लेवल है उस समुद्र में कई जगह पे इंक्रीज़ हो रहा है। इससे जो मैराइन लाइफ है, समुद्री में जो जीव रहते हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। तो एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये आप कह सकते हो कि जो अर्थ की एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ ये रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। ये आप ध्यान में रखना, बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन द अर्थ्स एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ विल रिड्यूस, है ना। तो यहाँ पे मतलब इसमें 9 फैक्टर्स हाईलाइट किए जाते हैं कि अगर पूरे अर्थ में लाइफ को सस्टेन करना है तो ये 9 फैक्टर्स हैं, इनको मेंटेन करना जरूरी है। उनमें से 6 फैक्टर्स ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुके हैं, तो कुछ ही फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे लाइक है ना, तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो 7th फैक्टर हो सकता है। समुद्र में अगर जो लेवल है एसिडिटी का या एसिड लेवल बढ़ता चला जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट अर्थ्स एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। बाकी आप 9 फैक्टर्स कौन कौन से चाहो तो रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्रूशियल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो क्लाइमेट चेंज है, लॉस ऑफ नेचुरल स्पीसीज है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट है, फ्रेश वाटर का डिप्लेशन है, पोल्यूटेंट्स का इंक्रीज देखोगे, प्लास्टिक का, केमिकल फर्टिलाइजर का इंक्रीज हो रहा है, और CO2 का एमिशन लगातार बढ़ रहा है बिकॉज बहुत हम फॉसिल फ्यूल है, ये सब कोल और पेट्रोल और ये सब बहुत यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से। तो हमें तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉपिक ये है मिकोशी। ये देखोगे छोटी इमेज बनी है, तो ये सेक्रेट रिलीजियस श्राइन है, ठीक है, जापान का, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे दैट व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट डेटी इन जापान वाइल मूविंग बिटवीन मेन श्राइन एंड टेम्परेरी श्राइन ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, है ना। तो यहाँ पे एक जगह से जहाँ पे एक मतलब ट्रांसपोर्टेशन के रूप में है ना, जैसे हम गणपति विसर्जन करते हैं तो उनको भी एक कार्ट में लेकर जाते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं, इसी तरीके से कुछ होगा, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये, आप बस इतना याद रखना है कि ये जापान से रिलेटेड है, और ये बेसिकली लाइक है ना, ये जो शिंतो श्राइन के फॉलोअर्स उनका मानना है कि ये व्हीकल एक है ना, एक व्हीकल का काम करता है जिसके माध्यम से जो डीटी है जापान की वो मूव कर सकती है मेन श्राइन से टेम्परेरी श्राइन पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलो एक चीज़ जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया था, जो आपका कोर्स है कंप्लीट कोर्स ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी लॉन्च हो चुका है, आज 50% ऑफ है। और मैं फिर आपको कह देता हूँ, इस पर कंटेंट अपलोडेड, आपको वेट नहीं करना, आज से करोगे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपके दिसंबर तक 1250 नंबर अच्छे से कराऊंगा, और वो मैं करा के रहूँगा, ठीक है। ऑप्शनल जो मैं करवा रहा हूँ दैट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है। पब्लिक ऐड भी है लेकिन मैं अभी उसके बारे में सोचा नहीं हूँ, लाइक है ना। तो आई विल लेट यू नो बिकॉज आई हैव डन MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल इंडिया रैंक 3 जूनियर रिसर्च फेलोशिप
इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ये देख लो, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा नोट्स डाल दिया है। इथिक्स इन गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस वाली जो रिपोर्ट है, इथिक्स इन गवर्नेंस वाली रिपोर्ट है ARC की, उसके वीडियो डाल दिए हैं, 3 वो वीडियो हैं, 3-4 वीडियोज़ और डाले हैं, और पूरा नोट्स डाल दिया है, ठीक है। तो आपके पास कंटेंट, आपको वेट नहीं करना कि 5 दिन बाद कोर्स चालू होगा, 7 दिन, कोर्स कंटेंट ऑलरेडी, आप अपना ज्वाइन करो, पढ़ना शुरू कर दो। इधर 250 नंबर ये हो गए, ऐसे वाला कोर्स 250 नंबर वो हो गए, ये 2 प्रॉमिस किए थे मैंने। ऑप्शनल मैंने एक बैच हमारा कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट बैच हम आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। फिर उसके अलावा सोसाइटी और जो दूसरे जो पोर्शन है वो लॉन्च हो चुका है, उसमें एक का कंटेंट बन गया है, दूसरे का बन रहा है, उसको मैं अक्टूबर एंड तक ख़त्म करा दूंगा। ये सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें, ARC रिपोर्ट आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इथिक्स एंड गवर्नेंस में पीछे नहीं रहना। ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं इथिक्स एंड गवर्नेंस के, उसमें माइंड मैप्स भी हैं और प्रॉपर नोट्स हैं, वो मैं आपको शो भी कर दूंगा। और चाहो तो ऐप में डाउनलोड करके जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, मतलब मैंने एक लेक्चर और एक जो नोट्स का मॉड्यूल है वो ओपन कर रखा है, तो आप क्लिक करके देख सकते हो कि कैसा नोट्स आपको मिलेगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में कंटेंट डाल रखा है, इनके वीडियोस अभी जल्द आने होंगे और शॉर्ट नोट्स और आएंगे। ऐसे का कोर्स ऑलरेडी एक्टिव है, मिस नहीं करना। देखो टोटल 50 ऐसे हैं, आप लिखोगे तो अभी भी आप लिखते रहो, क्योंकि साल भर है, जो टॉपिक्स डाले उसमें आप अपलोड करो अपना आंसर, और आपका इवैल्यूएशन होगा। साथ में मॉडल ऐसे आपको मिलेगा ही, सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको दे ही रखा है इस साल के पेपर का। अगर आप देखोगे, टेस्ट सीरीज़ हमारी 1 तारीख से 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, और इसमें लगभग 700-800 पेज का कंटेंट भी मैं दूंगा, ठीक है, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक। तो जम के आप MCQs करो, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड, और टेस्ट दो, और एक अच्छा आपको जो है एडवांटेज है। करंट अफेयर्स का आपको अलग से लाइक बैच आएगा दूसरा। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ आप PDF से देख लेना। तो ज्वाइन करने के लिए आप इस पर मैसेज कर दो, कोई क्वेरी है, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है, मतलब इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। saurabpande.upsc.com वेबसाइट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट विल ट्रांसफॉर्म सोसाइटल फैब्रिक एक्सप्लेन, 10 नंबर में लिखना है, जरूर से लिखो। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।